एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, दैट इज क्वांटम नंबर। प्रश्न खड़ा हुआ, ये क्वांटम नंबर होते क्या हैं? तो आपको बताया गया था कि एटम में न्यूमेरस सेल्स होते हैं, उन सेल्स के अंदर न्यूमेरस सब सेल्स पाए जाते हैं और उन न्यूमेरस सब सेल्स के अंदर न्यूमेरस ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या बताया गया आपको? एटम में न्यूमेरस सेल्स हैं और आपको मालूम है ईच सेल कंटेन्स वन और मोर सब सेल, मीन्स उन न्यूमेरस सेल्स के अंदर न्यूमेरस सब सेल्स हो गए। एंड ईच सब सेल कंटेन्स वन और मोर ऑर्बिटल्स, इट मीन्स उन न्यूमेरस सब सेल्स के अंदर न्यूमेरस ऑर्बिटल्स हो गए। अब प्रश्न खड़ा हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूमेरस सेल्स हैं उनमें से किस सेल में है, उस सेल के किस सब सेल में है, सब सेल के किस ऑर्बिटल में है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी कितनी है, ये सारी चीज़ें बताने का काम कुछ नंबर्स मिलकर करते हैं जिनको हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। तो क्वांटम नंबर्स क्या है? दीज आर द नंबर्स विच रिप्रेजेंट पोजीशन। पोजीशन मीन्स एड्रेस। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है, इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, उस सेल के किस सब सेल में है, उस सब सेल के किस ऑर्बिटल में है और ऑर्बिटल का कौन सा इलेक्ट्रॉन है। ये सारी बातें बताने का काम कौन करती हैं? क्वांटम नंबर्स करती हैं। साथ में उसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है ये भी बताता है क्वांटम नंबर्स। तो आपने क्या देखा? द नंबर्स विच रिप्रेजेंट पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। वे संख्याएं जो परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा को प्रदर्शित करती हैं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। क्वांटम नंबर्स, द नंबर्स विच रिप्रेजेंट द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, following four quantum numbers are required to represent the position and energy of an electron in an atom completely. First is principal quantum number represented by small n. Second is azimuthal quantum number represented by L. Third is magnetic quantum number M. एंड लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर S। तो आपको बताया गया कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, आधुनिक अवधारणा के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा, पोजीशन और एनर्जी को पूरी तरह रिप्रेजेंट करने के लिए कुल 4 क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। सेकेंड इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर विच इज कॉल्ड द्विगंशी क्वांटम संख्या, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे हम द्विगंशी क्वांटम संख्या, L से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, M से डिनोट करते हैं। एंड लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज चक्रण क्वांटम संख्या, S से डिनोट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। तो याद रहे, आपको बताया गया कि क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताते हैं, पोजीशन को बताते हैं। आप एड्रेस कैसे बताते हैं? सपोज आपको अपना एड्रेस बताना हुआ तो आप कैसे बताते हैं? सबसे पहले आप बताते हैं आप किस कंट्री में रहते हैं, उस कंट्री के किस स्टेट में रहते हैं, उस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के किस सिटी में रहते हैं या विलेज में रहते हैं, उस सिटी के किस पोजीशन में रहते हैं, किस स्ट्रीट नंबर में रहते हैं, किस ब्लॉक नंबर में रहते हैं, उस ब्लॉक के किस रूम में रहते हैं। ये सारी चीज़ें आप एड्रेस में बताते हैं। तो एड्रेस का मतलब होता है बिगेस्ट यूनिट से शुरू होकर स्मॉलेस्ट यूनिट तक आप बताइए, देन एड्रेस आपका पूरा होता है। सेम वैसे ही क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में रहता है, दैट इज स्मॉलेस्ट यूनिट। ऑर्बिटल इज स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिसाइडिंग। सबसे छोटी यूनिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है दैट इज ऑर्बिटल। वन और मोर ऑर्बिटल्स कलेक्टिवली फॉर्म सबसेल। सबसेल बड़ी यूनिट है एंड वन और मोर सबसेल्स कलेक्टिवली फॉर्म सेल्स। तो आपने देखा
कि सबसे बड़ी यूनिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है दैट इज सेल्स, और न्यूक्लियस के बाहर ऐसे न्यूमरस सेल्स हैं, असंख्य सेल्स हैं। तो प्रश्न खड़ा हुआ कोई इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, उस सेल के किस सब सेल में है, उस सब सेल के किस ऑर्बिटल में है, ऑर्बिटल का कौन सा इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी कितनी है, ये सारी बातें क्वांटम नंबर्स मिलकर बताती हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, मुख्य क्वांटम संख्या का। याद रहे, मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताएगा इलेक्ट्रॉन किस सेल में है। इसी सेल को हम यहाँ प्रिंसिपल एनर्जी लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर या सेल को रिप्रेजेंट करती है, प्रदर्शित करती है। इसे n के द्वारा, स्मॉल n के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका वैल्यू 1, 2, 3, 4 कोई भी इंटीग्रल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0। देखिए स्लाइड में क्या लिखा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, दिस क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज डिनोटेड बाय n and it can have any integral value except 0. Thus, permitted values of n equals to 1, 2, 3, 4, that is any integral value except 0. Depending upon the value of n being 1, 2, 3, 4, etc., the cells are designated as K, L, M, N, डैश 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 सेल्स रेस्पेक्टिवली। तो आपने देखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू 0 के अलावा कोई भी इंटीग्रल नंबर हो सकता है, दैट इज 1, 2, 3, 4। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के परमिटेड वैल्यूज हैं। क्लियर है? और यहाँ पर n के वैल्यूज के बेसिस पर सेल को नाम दिया जाता है। जैसे n का वैल्यू अगर 1 है तो उस सेल को नाम दिया जाएगा K सेल। याद रहे, यहाँ पर n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 के करिस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिट्स होते थे उनको आप नाम देते थे KLMN। सेम वैसे ही नए कॉन्सेप्ट के अंतर्गत n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 के करिस्पॉन्डिंग सेल को नाम दिया जाता है K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, O, P, Q, R, लाइक दिस। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम में। ये देखिए यहाँ पर दिस वन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर न्यूमेरस सेल्स होते हैं। कितने सेल्स होते हैं? न्यूमेरस, कोई संख्या नहीं है, बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब इन सेल्स का नाम क्या होता है? तो देखिए, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू 1 है फॉर दिस सेल तो उस सेल का नाम होगा K सेल। ये सेकेंड सेल आपको नजर आ रहा है, इसके लिए n इक्वल्स टू 2 है। क्या नाम है उसका? L सेल। दिस वन इज थर्ड सेल, n इक्वल्स टू 3, नाम क्या है इसका? M सेल। दिस वन इज फोर्थ सेल, n इक्वल्स टू 4, दैट इज N सेल। सेम वैसे ही फिफ्थ सेल, दैट इज O सेल, P सेल, लाइक दिस। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने देखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के प्रिंसिपल एनर्जी लेवल यानी मुख्य ऊर्जा स्तर या सेल को प्रदर्शित करता है। इसी प्रिंसिपल एनर्जी लेवल को हम क्या नाम देते हैं? सेल नाम देते हैं। क्लियर है? न्यूक्लियस के बाहर न्यूमेरस सेल्स हैं करिस्पॉन्डिंग टू n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। उनको नाम क्या देते हैं? K, L, M, N सेल्स रेस्पेक्टिवली। क्लियर है? अगर आपको बता दिया जाए कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे सेल में रह रहा है जिसके लिए n का वैल्यू 3 है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है। नेचुरली इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में है। किस सेल में है? थर्ड सेल में। जैसे आपको बता दिया जाए कि कोई व्यक्ति इंडिया में रहता है तो नेचुरल है आप उस व्यक्ति को इंडिया में खोजेंगे कि पाकिस्तान में खोजने जाएंगे? नेवर। कहाँ खोजेंगे? इंडिया में। अगर आपको बता दिया गया है व्यक्ति इंडिया में रहता है तो आप उसे इंडिया में खोजेंगे। सेम वैसे ही आपको बता दिया जाए किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n इक्वल्स टू 4 है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन किस सेल में है? n इक्वल्स टू 4, दैट इज n सेल में है। नेचुरली आप उसे कहाँ खोजेंगे? n सेल में खोजेंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको ये बताता है कि न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूमेरस सेल्स हैं, असंख्य सेल हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन किस सेल में है। क्लियर है? साथ साथ कुछ और भी चीजें बताता है। ये आपको बताता है जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी होगी, साथ में ये भी बताता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर होगा। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है।
Principal quantum number n also represents the energy of electrons in an atom. For example, for hydrogen atom and hydrogen-like ions containing only one electron, the energy of electron in nth orbit, that is cell, यहाँ क्या होना चाहिए, cell होना चाहिए. Energy of electron in nth cell is given by following formula. क्या है formula? En equals to minus 2 pi square m e raised to power 4 z square upon n square h square, where m is mass of electron, E equals to charge of electron, Z is atomic number, N principal quantum number, and H Planck's constant. Its value is 6.62 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड. तो यहाँ पर आपको बताया गया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है. और आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस कंटेनिंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन लाइक हीलियम प्लस, लिथियम डबल प्लस, बेरिलियम ट्रिपल प्लस इन आयनों पर एप्लीकेबल है और साथ साथ हाइड्रोजन एटम पर एप्लीकेबल है. इनमें एनर्जी इन nth सेल की एनर्जी दैट इज En इक्वल होता है माइनस 2 पाई स्क्वायर m e रेज टू पावर 4 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर. आप साफ साफ देखते हैं कि जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा तो ये टोटल वैल्यू घटेगा और ये टोटल वैल्यू अपने आप में नेगेटिव है. इसका मतलब ये कि n का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ, सेल नंबर बढ़ने के साथ साथ या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का मान बढ़ने के साथ साथ आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का नेगेटिव वैल्यू घटता जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाती है. और इलेक्ट्रॉन की हाईएस्ट एनर्जी कब होगी? n इक्वल्स टू इनफाइनाइट के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाईएस्ट हो जाएगी. और कितनी होगी? क्वेश्चन इज कितनी होगी? तो आंसर इज 0. तो याद रहे, इलेक्ट्रॉन जब तक एटम के अंदर रहता है उसकी एनर्जी नेगेटिव रहती है, और जब इलेक्ट्रॉन के लिए n इक्वल्स टू इनफाइनाइट होता है उसकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है एंड दैट इज 0. कितनी होती है? 0 होती है. देखिए आगे क्या लिखा है स्लाइड में. It is clear that the energy of electron increases with increase of the value of principal quantum number n. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है. n इक्वल्स टू इनफाइनाइट के लिए ये हाईएस्ट हो जाती है. और कितनी हो जाती है? तो आंसर इज 0. क्लियर है. अब आपको बताया गया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से एवरेज डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करता है. n का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सेल का रेडियस बढ़ेगा. सेल का रेडियस बढ़ेगा मींस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा. देखिए स्लाइड में क्या लिखा है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n आल्सो रिप्रेजेंट्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. For example, for hydrogen atom and hydrogen-like ions containing only one electron, the radius of nth cell is given by following formula. याद रहे सारे फार्मूला अगर हम बोर्स मॉडल की बात करें तो बोर्स ऑर्बिट के लिए आते थे. नए कॉन्सेप्ट में वही फार्मूला हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए एप्लीकेबल हैं, बट दे आर फॉर सेल्स. किसके लिए हैं? सेल्स के लिए हैं. तो क्या देखा आपने यहाँ पर? रेडियस ऑफ nth सेल दैट इज Rn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर z, where n is cell number that is principal quantum number, h is Planck's constant, m is mass of electron, e is charge of electron and z is atomic number. For hydrogen atom z का वैल्यू क्या मिलेगा? 1. for helium plus z का वैल्यू हो जाएगा 2. for lithium double plus z का वैल्यू हो जाएगा 3. याद रहे ये फार्मूला किस पर एप्लीकेबल है? हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक आयंस कंटेनिंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन पर. क्लियर है. आगे देखिए क्या लिखा है. Thus, the average distance of electron from the nucleus increases with increase of the value of principal quantum number n. आप साफ साफ देख सकते हैं कि n का वैल्यू जब बढ़ेगा तो r का वैल्यू बढ़ेगा. r का वैल्यू
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के, तो नेचुरली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से एवरेज डिस्टेंस बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन का जो सेल है उसका रेडियस बढ़ता चला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकेंड क्वांटम नंबर लेने जा रहे हैं, दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, हिंदी में बोलते हैं द्विगंसी क्वांटम संख्या। आपको बताया गया कि सेल के अंदर ईच सेल कंटेन्स वन और मोर सब सेल और ईच प्रिंसिपल एनर्जी लेवल कंटेन्स वन और मोर सब एनर्जी लेवल्स। तो इन सब एनर्जी लेवल्स दैट इज सब सेल को रिप्रेजेंट करने का काम एक दूसरी क्वांटम नंबर करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्विगंसी क्वांटम संख्या, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। देखिए क्या लिखा है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पर, दिस क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट सब एनर्जी लेवल और सब सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज डिनोटेड बाय एल, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं इसको, एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। It can have any integral value from 0 to n minus 1. Thus, permitted values of L is equals to 0 to n minus 1, where any integer except 0. याद रहे L का वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी पूर्ण संख्या हो सकता है एक्सेप्ट 0। आपको बताया गया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l का वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के वैल्यू पर डिपेंड करता है। और फार्मूला क्या है परमिटेड वैल्यूज ऑफ l का, तो ये इक्वल होता है 0 to n-1, 0 से लेकर n-1 तक सारे इंटीग्रल वैल्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहां पर कहां तक जाना है, 0 से n-1 मीन्स l का वैल्यू 0 भी हो सकता है, बट n का वैल्यू 0 नहीं हो सकता था। अब हम यहां पर कुछ वैल्यूज काउंट किए हैं। हियर इफ n इक्वल्स टू 1, अगर n का वैल्यू हम 1 ले लें, किसके लिए मिलता है, फॉर k सेल, देन l विल बी इक्वल्स टू 0 to 1-1, 0 से 1-1 यानी 0 से 0, ओनली 0। तो आपने देखा कि अगर n का वैल्यू हम 1 लेते हैं किसके लिए, फॉर k सेल, देन l विल बी 0, l का एकमात्र वैल्यू मिलेगा दैट इज 0। चलिए n का वैल्यू इफ n इक्वल्स टू 2, अगर n का वैल्यू हम 2 ले लें, किसके लिए होता है, फॉर l सेल, देन l का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 to 2-1 यानी 0 से 2-1, 0 से 1, ऑल इंटीग्रल वैल्यू, ऑल इंटीजर, सारे इंटीजर्स लेने हैं 0 से 1 तक के, यानी क्या क्या मिलेगा, 0 and 1। क्या मिला, इफ n इक्वल्स टू 2 दैट इज फॉर l सेल, देन l इक्वल्स टू 0 and 1। इफ n इक्वल्स टू 3 दैट इज फॉर m सेल, तो l का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 से 3-1 तक का वैल्यू लेंगे, दैट इज 0 से 2 तक का वैल्यू, क्या क्या मिलेगा, 0, 1 and 2। क्या मिला, इफ n इक्वल्स टू 3 दैट इज फॉर m सेल, देन l विल बी इक्वल्स टू 0, 1 and 2। इफ n इक्वल्स टू 4 दैट इज n सेल, देन l विल बी इक्वल्स टू 0 to 4-1 यानी 0 से 3 तक का वैल्यू लेना है आपको, 0, 1, 2 and 3, ऑल इंटीजर्स लेने। It is clear that the total values of L is equal to value of n। क्या मिला, L का टोटल वैल्यू n के वैल्यू के इक्वल होता है। अगर n का वैल्यू 1 है तो L के टोटल वैल्यूज 1 होंगे, एकमात्र वैल्यू मिला है दैट इज 0। इफ n इज 2, n का वैल्यू अगर 2 है तो L के टोटल वैल्यूज 2 मिलेंगे, 0 and 1। इफ n इज 3 तो L के टोटल वैल्यूज 3 मिलेंगे, 0, 1 and 2, लाइक दिस। तो आपने क्या देखा, टोटल वैल्यूज ऑफ L इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n, नॉट टोटल वैल्यू ऑफ n। क्या बोलना है आपको, टोटल वैल्यूज ऑफ L इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n। L के टोटल वैल्यूज n के वैल्यू के बराबर होते हैं। क्लियर है, तो आपने देखा कि अगर n का वैल्यू 50 है तो वहां टोटल L के वैल्यूज कितने आएंगे, 50 आएंगे, दैट इज 0 से लेकर 49 तक के ऑल इंटीजर्स काउंट होंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Depending upon the value of L being 0, 1, 2 and 3 etc.,
the subcells are designated as S, P, D, F dash 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 subcells respectively। तो आपने देखा कि जैसे n का वैल्यू 1, 2, 3, 4 के करिस्पॉन्डिंग हमने सेल को नाम दिया था K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, लाइक दिस। वैसे ही L का वैल्यू 0 से अनवर्ड सारे इंटीजर्स मिल रहे हैं, तो 0 अगर L का वैल्यू है तो उस सबसेल को डेजिग्नेट करेंगे S सबसेल के रूप में। L का वैल्यू 1 है तो उसे हम P सबसेल बोलते हैं, 2 है तो D सबसेल बोलते हैं, L का वैल्यू 3 है तो F सबसेल बोलते हैं, L का वैल्यू 4 है तो G सबसेल बोलते हैं, लाइक दिस। क्लियर है? ये अलग बात है, GH इन सबसेल्स का हमको काम नहीं पड़ता है अभी, लेकिन होता है। तो आपने क्या देखा, वैल्यू ऑफ L देखिए 0 है तो डेजिग्नेशन ऑफ सबसेल, सबसेल को क्या बोलेंगे? S सबसेल। अगर L का वैल्यू 1 है तो उसे हम क्या बोलेंगे? P सबसेल। 2 है तो D सबसेल, 3 है तो F सबसेल, 4 है तो G सबसेल, 5 है तो H सबसेल, लाइक दिस। तो आपने क्या देखा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ L हमने सबसेल को पर्टिकुलर नाम दे दिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Each value of azimuthal quantum number L represents a definite subcell. Hence, total number of subcells in a definite cell corresponds to the total values of L for respective cell. For example, for K cell n equals to 1, there is only one value of L, that is 0. Hence, K cell contains only one subcell called S subcell. For L cell, that is n equals to 2, there are two values of L, that is 0 and 1. Hence, L cell contains two subcells called S and P subcells respectively. Similarly, M cell contains three subcells, that is S, P and D, and N cell contains four subcells, that is S, P, D and F subcells respectively. तो आपने क्या देखा कि L का ईच वैल्यू, L का प्रत्येक मान एक निश्चित सबसेल को प्रदर्शित करता है। यानी किसी सेल के लिए L के जितने वैल्यूज मिलेंगे उस सेल में उतने सबसेल पाए जाएंगे। याद रहे, आपको बताया गया था ईच सेल कंटेन्स वन और मोर सबसेल्स। तो किसी सेल में कितने सबसेल होंगे ये अपने को पता चल गया। याद रहे, किसी सेल के लिए L के जितने वैल्यूज पॉसिबल होते हैं, हर वैल्यू एक डेफिनेट सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। यानी सेल के लिए जितने L के वैल्यू होंगे उतने उसमें सबसेल पाए जाएंगे। कहने का मतलब ये अभी आपको बताया गया कि जो सेल नंबर होता है किसी सेल का, उस सेल के लिए L के उतने वैल्यूज मिलते हैं और उतने ही उसमें सबसेल पाए जाएंगे। यानी जो सेल नंबर है उतने सबसेल पाए जाएंगे उस सेल के अंदर। अगर सेल नंबर n का वैल्यू 50 है तो उसमें कितने सबसेल होंगे? आंसर विल बी 50। क्लियर है? जैसे आपको बताया गया फॉर n इक्वल्स टू 1, यानी K सेल के लिए L का एकमात्र वैल्यू मिला था 0, तो K सेल में केवल एक सबसेल होगा, उसका नाम है S सबसेल। क्योंकि L का वैल्यू 0 है तो सबसेल को नाम क्या देते हैं? S सबसेल। फॉर n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2 यानी L सेल के लिए, L सेल के लिए स्मॉल l यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के दो वैल्यूज मिले थे 0 एंड 1। इट मींस L सेल में, याद रखें कैपिटल L सेल में, सेकेंड सेल में दो सबसेल होंगे। 0 के करिस्पॉन्डिंग S सबसेल जिसको इन जनरल हम 2S बोल देते हैं क्योंकि ये सेकेंड सेल का है, और 1 के करिस्पॉन्डिंग P सबसेल जिसको हम 2P सबसेल बोल देते हैं। ऐसे ही थर्ड सेल में n इक्वल्स टू 3, थर्ड सेल के L के बाद M सेल, M सेल में कुल 3 सबसेल होंगे, S सबसेल, P सबसेल एंड D सबसेल जिसको इन जनरल हम 3S, 3P, 3D सबसेल बोलते हैं। वैसे ही चौथे सेल में, फोर्थ सेल में आप देखेंगे 4 सबसेल होंगे, S 0 के करिस्पॉन्डिंग S सबसेल, 1 के करिस्पॉन्डिंग L के वैल्यूज बोल रहे हैं हम, 1 के करिस्पॉन्डिंग P सबसेल, L इक्वल्स टू 2 के करिस्पॉन्डिंग D सबसेल और L इक्वल्स टू 3 के करिस्पॉन्डिंग F सबसेल। तो फोर्थ सेल में N सेल में कुल 4 सबसेल होंगे, 4S, 4P, 4D, 4F। वैसे ही पांचवें सेल में 5 सबसेल होंगे, 5S, 5P, 5D, 5F, 5G, लाइक दिस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए यहाँ डायग्राम में आपको सेल के साथ सब सेल भी दिखाया गया है। सब सेल्स ऑफ डिफरेंट सेल्स, ध्यान दीजिए, दिस वन इज न्यूक्लियस। पहले सेल में केवल एक सब सेल है, दैट इज 1s। दूसरे सेल में दो सब सेल 2s एंड 2p, दे कलेक्टिवली फॉर्म सेकेंड सेल। याद रहे ये 2s सब सेल का सब एनर्जी लेवल, ये 2p का। क्लियर है? ऐसे ही थर्ड सेल में आप देखेंगे तीन सब सेल होंगे, 3s, 3p, 3d। ये तीनों मिल करके, ये तीनों सब सेल्स मिल करके क्या बनाते हैं? थर्ड सेल बनाते हैं। अब आप देखिए, अगर आपको n के साथ साथ l का वैल्यू बता दिया जाए तो आप इलेक्ट्रॉन के सबसे लेवल तक पहुंच जाएंगे। जैसे आपको बता दिया गया कि कोई व्यक्ति इंडिया के छत्तीसगढ़ में रहता है, सपोज इंडिया के छत्तीसगढ़ में रहता है, तो अब आप उसको बिहार में खोजने नहीं जाएंगे या राजस्थान में नहीं खोजेंगे, मुंबई में नहीं खोजेंगे, कहाँ खोजेंगे? छत्तीसगढ़ में खोजेंगे। तो आप धीरे धीरे लेवल चेंज करते जा रहे हैं। जैसे एड्रेस में लेवल चेंज होता है, आपने बताया इंडिया में रहता है, इंडिया के छत्तीसगढ़ में रहता है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहता है, लेवल धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है। सेम वैसे ही सबसे पहले आपको बता दिया गया n का वैल्यू, आपको पता चल गया इलेक्ट्रॉन किस सेल में है। n के साथ अगर l का वैल्यू बता दिया जाए, आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन उस सेल के किस सब सेल में है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हमने यहां शो किया है, इफ फॉर एन इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 2 एंड l इक्वल्स टू 0, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n इक्वल्स टू 2 है। n इक्वल्स टू 2 मींस इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में है, जिसको आप l सेल बोलते हो, और उस सेकेंड सेल में दो सब सेल होते हैं, आपको बताया गया 2s और 2p। तो उनमें से किस सब सेल में है? तो किस सब सेल में? जिसके लिए l का वैल्यू 0 है। l का वैल्यू 0 किसके लिए है? यहां पर सेकेंड सेल के किस सब सेल के लिए l का वैल्यू 0 होता है? तो आंसर इज 2s। तो इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में है? 2s, यहां पर इस सब सेल में है। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, इफ फॉर एन इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 3 एंड l इक्वल्स टू 1, आपको बताया गया किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n इक्वल्स टू 3 है। n इक्वल्स टू 3 आपने तुरंत पता कर लिया, इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में है, दैट इज k, l, और तीसरा सेल कौन सा आता है? m सेल, इलेक्ट्रॉन m सेल में है। अब m सेल में तीन सब सेल हैं, जिनको आप 3s, 3p, 3d बोलते हो। तो प्रश्न खड़ा हुआ उनमें से किस सब सेल में, किस सब एनर्जी लेवल में? तो आपने देखा उस सब एनर्जी लेवल में है जिसके लिए L का वैल्यू 1 है। L का वैल्यू 1 किसके लिए होता है? P सब सेल के लिए होता है। यानी इलेक्ट्रॉन न तो 3s में है न 3d में है, बल्कि किस में है? 3p में है। किस में है? इलेक्ट्रॉन 3p में है, इस सब सेल में है। क्लियर है? तो आपने देखा कि अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता दिया जाए तो आपको पता चल जाता है न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूमरस सेल्स हैं उनमें से किस सेल में इलेक्ट्रॉन है। n के साथ साथ अगर आपको l का वैल्यू बता दिया जाए तो आपको पता चल जाता है उस सेल के किस सब सेल में इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, देखिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, बहुत पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखिए क्या लिखा है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L also represents angular momentum, that is MVR, mass into velocity into radius of path. Azimuthal quantum number L also represents angular momentum, that is MVR, of an electron as per the following relation. देखिए रिलेशन क्या है? MVR equals to h upon 2 pi root L into L plus 1. That's equals to h क्रॉस। याद रहे h अपन 2 पाई को कई बार h क्रॉस से डिनोट करते हैं, h क्रॉस रूट l इंटू l प्लस 1। Hence, this quantum number is also called angular momentum quantum number. याद रहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है किस क्वांटम नंबर को एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के नाम से भी जाना जाता है। आंसर इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, दैट इज L। और फार्मूला क्या है यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का? इस फार्मूले से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। MVR इक्वल होता है h अपन 2 पाई रूट L इंटू L प्लस 1, दैट्स इक्वल्स टू h क्रॉस रूट L इंटू L प्लस 1। यहाँ से आपको कोई सब सेल दे दिया जाएगा फॉर S सब सेल, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो S सब सेल के लिए L का वैल्यू 0 रख करके आप फाइंड करेंगे, MVR का वैल्यू 0 आ जाएगा। P सब सेल के लिए L का वैल्यू 1 रखेंगे, D सब सेल के लिए L का वैल्यू 2 रखेंगे। इस तरीके से L का वैल्यू के बेसिस पर हम इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस फार्मूले से क्वेश्चंस आते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ थर्ड क्वांटम नंबर की बात करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आपको बताया गया कि सेल के अंदर ईच सेल कंटेन्स वन और मोर सबसेल एंड ईच सबसेल कंटेन्स वन और मोर ऑर्बिटल्स। हर सबसेल के अंदर एक या अधिक ऑर्बिटल होता है एंड ऑर्बिटल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिसाइड। सबसे छोटी यूनिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। क्लियर है? तो अब ऑर्बिटल को कौन रिप्रेजेंट करेगा? जैसे आप एड्रेस बता रहे हैं, एड्रेस में सबसे पहले आपने बताया व्यक्ति किस कंट्री में रहता है, किस देश में रहता है, उस कंट्री के किस स्टेट में रहता है। अब स्टेट के बाद और छोटे यूनिट में आते हैं, उस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में रहता है। धीरे धीरे ऐसे एक एक लेवल आप घटाते जाते हैं एड्रेस में। सेम वैसा ही सबसे पहले एन का वैल्यू आपने बताया, पता चल गया इलेक्ट्रॉन किस सेल में है। एन के साथ जब आपने एल बता दिया, पता लग गया इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में है। एल के साथ अगर हम एम बता दें, पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है। याद रहे ईच सब सेल कंटेन्स वन और मोर ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का काम जो क्वांटम नंबर करता है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए क्या लिखा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, दिस क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज डिनोटेड बाई m। किससे डिनोट करते हैं इसको? m से। एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l। It can have any integral value from -L through 0 to +L. Thus, permitted values of m will be equals to -L dash 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 0 dash 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 +1. तो permitted values of m क्या है? -L through 0 to +L. जैसे आपने देखा था कि L का वैल्यू डिपेंड करता था n के वैल्यू पर, वैसे ही m का वैल्यू दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l के वैल्यू पर डिपेंड करता है। और कहां से कहां तक हो सकता है? फ्रॉम -L थ्रू 0 टू +L, यानी -L से 0 होते हुए +L तक जितने इंटीग्रल वैल्यूज आते हैं, जितने इंटीजर्स आते हैं, वो सभी हो सकते हैं। देखते हैं एग्जांपल इसके। Here if L equals to 0, अगर L का वैल्यू हम 0 ले लें, किसके लिए होता है? फॉर S सब सेल, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन M will be, M क्या होगा? -0 to 0, दैट इज -0 थ्रू 0 टू +0। तो 0 के आगे माइनस प्लस का कोई औचित्य नहीं है। तो अगर आप L का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो M का एकमात्र वैल्यू होगा दैट इज 0। इफ L इक्वल्स टू 1 किसके लिए होता है? फॉर P सब सेल। देन हमको -1 से +1 तक ऑल इंटीग्रल वैल्यू लेना है, तो -1 उसमें 1 ऐड करोगे 0 हो जाएगा, फिर अगेन 1 ऐड करोगे +1, यानी 3 वैल्यूज आ जाएंगे। क्या क्या? -1, 0 एंड +1। इफ L इक्वल्स टू 2 किसके लिए मिलता है? फॉर D सब सेल। देन M का वैल्यू कहां से कहां तक लेना है? -2 थ्रू 0 टू +2, -2 से +2 तक इंक्लूडिंग 0 ऑल इंटीग्रल वैल्यू। तो क्या क्या हो जाएंगे? -2, -1, एक एक ऐड करते जा रहे हैं। -2 में 1 ऐड किए, -1 हो गया, अगेन 1 ऐड किए 0 हो गया, अगेन 1 ऐड किए +1 हो गया, अगेन 1 ऐड किए +2 हो गया। तो अगर L का वैल्यू हमने 2 लिया तो M के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं? -2, -1, 0, +1 एंड +2। इफ L इक्वल्स टू 3 दैट इज फॉर F सब सेल, देन M का वैल्यू क्या मिलेगा? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। साफ साफ यहां पर दिख रहा है कि टोटल वैल्यूज ऑफ M का टोटल वैल्यू इक्वल होता है 2L + 1, यानी L के वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 1 ऐड कर दो। इतने टोटल वैल्यूज होते हैं किसके? M के। देखिए क्या लिखा है। It is clear that the total values of M is equals to 2L + 1। जैसे L का वैल्यू हमने 0 लिया तो 2 into 0 यानी 0 + 1 दैट इज 1, एक मात्र वैल्यू मिला। अगर हमने L का वैल्यू 1 लिया तो 2 1 जा 2 + 1 दैट इज 3, तो 3 वैल्यूज मिले, -1, 0, +1। L का वैल्यू 2 लिया तो 2 2 जा 4 + 1, 5 वैल्यूज मिले, -2, -1, 0, +1, +2। तो आपने क्या देखा? टोटल वैल्यूज ऑफ M इज इक्वल्स टू 2L + 1। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
Each value of magnetic quantum number m represents a definite orbital. Hence, total number of orbitals in a definite subcell corresponds to the total values of m for respective subcell. For example, for S subcell, that is L equals to 0, there is only one value of m, that is 0. Hence, S subcell contains only one orbital called S orbital. ये देखिए S subcell L का वैल्यू 0 होता है उसके लिए, m का वैल्यू भी उसके लिए एकमात्र वैल्यू आता है 0, और ये S subcell ही S ऑर्बिटल बनाता है. याद रहे S subcell contains only one orbital, that is S orbital. तो आपने क्या देखा, जैसे आपने देखा था कि n का प्रत्येक वैल्यू एक डेफिनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है, L का प्रत्येक वैल्यू एक डेफिनिट सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, सेम वैसे ही m का प्रत्येक वैल्यू एक डेफिनिट ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है. यानी किसी सबसेल के अंदर, किसी सबसेल के लिए m के जितने वैल्यूज होंगे उस सबसेल में उतने ऑर्बिटल पाए जाएंगे. आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, ईच सबसेल कंटेन्स वन और मोर ऑर्बिटल्स. तो किसी सबसेल के लिए m के जितने वैल्यूज पॉसिबल होंगे उसमें उतने ऑर्बिटल होंगे. जैसे S सबसेल के लिए m का एकमात्र वैल्यू मिला 0, इसका मतलब S सबसेल में एकमात्र ऑर्बिटल होगा और उसको नाम दे दिया गया S ऑर्बिटल. तो S सबसेल में केवल एक ऑर्बिटल होता है, दैट इज S ऑर्बिटल. अब अगर हम बात करें P सबसेल की, L इक्वल्स टू 1, P सबसेल के लिए m के 3 वैल्यूज मिले थे, -1, 0 एंड +1. तो नेचुरली P सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगे और इनको हम क्रम से px, py एंड pz ऑर्बिटल्स बोलते हैं. P सबसेल कंसिस्ट्स ऑफ 3 ऑर्बिटल्स. 3 ऑर्बिटल कलेक्टिवली मिल करके 3 सबसेल बनाते हैं, P सबसेल बनाते हैं. नाम क्या है उन ऑर्बिटल्स के? px, py, pz. सेल के करिस्पॉन्डिंग हम उनका नाम बदलते रहते हैं. जैसे सेकेंड सेल का है अगर, तो उसको हम 2px, 2py, 2pz ऑर्बिटल बोल देंगे. थर्ड सेल का है 3px, 3py, 3pz ऑर्बिटल्स बोल देंगे, लाइक दिस. बट p सबसेल कंटेन्स 3 ऑर्बिटल्स. नाम क्या है उनके? px, py, pz. पिछले पीरियड में आपको बताया गया था कि S ऑर्बिटल के अलावा बाकी के सारे ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, एक निश्चित दिशा में डायरेक्टेड होते हैं. देखते हैं आगे क्या लिखा है स्लाइड में. फॉर P सबसेल L इक्वल्स टू 1, देयर आर 3 वैल्यूज ऑफ m, दैट इज -1, 0 एंड +1. Hence P subcell contains 3 p orbitals, namely px, pz and py orbitals respectively. देखिए वैल्यू ऑफ m अगर यहाँ +1 या -1 है, याद रहे यहाँ L का वैल्यू -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है. तो अगर वैल्यू ऑफ m +1 या -1 है तो ऑर्बिटल को हम क्या नाम देते हैं? px. px ऑर्बिटल के लिए m का वैल्यू +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है. लेकिन अगर px के लिए हमने +1 लिया है तो py के लिए क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा. लेकिन अगर px के लिए हमने -1 लिया है वैल्यू m का, तो py के लिए कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा. ये चेंजेबल है, बदल सकते हैं. लेकिन pz का वैल्यू यहाँ फिक्स है. pz ऑर्बिटल के लिए m का वैल्यू बाय कन्वेंशन हम कितना लेते हैं? 0 लेते हैं. तो अब आपने देखा कि p सबसेल में 3 p ऑर्बिटल्स हैं, px, py, pz. px ऑर्बिटल के लिए m का वैल्यू +1 हो सकता है या -1 भी हो सकता है. py के लिए भी +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है. याद रहे px के लिए अगर आपने +1 लिया है तो py के लिए क्या लेना पड़ेगा? -1. लेकिन अगर px के लिए -1 लिया है तो py के लिए क्या लेना होगा? +1. बट pz का वैल्यू फिक्स है. pz के लिए m का वैल्यू बाय कन्वेंशन यानी परिपाटी के अनुसार आपको कितना लेना है? 0 लेना है. विशेष ध्यान देंगे इस बात का. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये P सबसेल L इक्वल्स टू 1 के लिए 3 p ऑर्बिटल शो किया गया था. आगे बढ़ते हैं. फॉर D सबसेल L इक्वल्स टू 2, देयर आर 5 वैल्यूज ऑफ m, that is -2, -1, 0, +1 and +2. Hence D subcell will contain 5 d orbitals, namely dxy, dyz,
dz², dxz एंड dx² y² ऑर्बिटल्स रेस्पेक्टिवली। तो आपने देखा कि d सब सेल के लिए m के कुल 5 वैल्यूज मिले थे, -2, -1, 0, +1, +2। तो नेचुरली d सब सेल में कुल 5 d ऑर्बिटल्स होंगे, 5 d ऑर्बिटल्स आर देयर। नाम क्या क्या है? dxy, dyz, dxz, dx² y² एंड dz²। अब प्रश्न खड़ा हुआ इनके करिस्पॉन्डिंग m के वैल्यूज क्या क्या होते हैं, या किस ऑर्बिटल के लिए m का कौन सा वैल्यू परमिसिबल है, दिया जा सकता है। विशेष ध्यान देंगे इस चीज का। देखिए dxy ऑर्बिटल के लिए m का वैल्यू +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। dyz के लिए +1 हो सकता है या -1 हो सकता है, बट dz² का फिक्स है, m का वैल्यू 0 होता है। dxz के लिए m का वैल्यू +1 या -1 हो सकता है। याद रहे, अगर dyz को आपने +1 दिया है तो dxz को -1 देना पड़ेगा, लेकिन अगर dyz को -1 दिया गया है तो dxz को क्या देंगे? +1 देंगे, लाइक दिस। वैसे ही dx² y² के लिए m का वैल्यू +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। याद रहे, अगर आपने dxy को +2 दिया है तो dx² y² को -2 देंगे आप वैल्यू। अगर dxy को आपने -2 दिया है तो dx² y² को क्या वैल्यू देंगे? +2 देंगे, लाइक दिस। तो ये m के डिफरेंट वैल्यूज किसके लिए? फॉर d ऑर्बिटल्स। जो d सबसेल के डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं उनमें m का क्या क्या वैल्यू हम दे सकते हैं। याद रहे, फिक्स यहाँ है dz² के लिए m का वैल्यू बाई कन्वेंशन यानी परिपाटी के अनुसार क्या लिया जाता है? 0 लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Similarly, F subcell having 7 values of m contains 7 f orbitals। F subcell के लिए m के 7 वैल्यूज आते हैं, ऑलरेडी देख चुके हो, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो नेचुरली F सबसेल में कुल कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 7 होंगे। G सबसेल में 9 होंगे, H सबसेल में 11 ऑर्बिटल्स होंगे, लाइक दिस। ऐसे बढ़ते जाते हैं ऑर्बिटल्स। चलिए आगे क्या लिखा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m also represents the orientation of orbitals in magnetic field, hence it is also called orientation quantum number। तो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, किस क्वांटम नंबर को ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहा जाता है? आंसर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। याद रहे, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते थे, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता था, कोणीय संवेग को रिप्रेजेंट करता था। वैसे ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि यह एटम में ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हाउ ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड, ऑर्बिटल्स कैसे ओरिएंटेड होते हैं, कैसे विन्यासित होते हैं, इसको बताने का काम कौन करता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहां पर ओरिएंटेशन शो किया गया है। पहले सेल में एकमात्र सब सेल होता है एस सब सेल, और उसमें एकमात्र ऑर्बिटल दैट इज एस ऑर्बिटल। दिस वन इज न्यूक्लियस, ये एस ऑर्बिटल। यहां पर देखिए ऑर्बिटल्स ऑफ 1s 2s एंड 2p सब सेल्स, 1s 2s और 2p सब सेल्स के यहां ऑर्बिटल शो किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि 1s सब सेल में एकमात्र ऑर्बिटल होता है दैट इज 1s। वैसे ही 2s सबसेल में एकमात्र ऑर्बिटल होता है दैट इज 2s ऑर्बिटल, 2s सबसेल का ऑर्बिटल है। लेकिन जब हम बात करते हैं 2p सबसेल का, 2p सब एनर्जी लेवल का, तो उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक को आप बोलते हो 2px, ये देखिए, ये इसके 2 लोब हैं, p ऑर्बिटल इज डम्बेल शेप। क्या नाम है इसका? 2px, इट इज अलोंग x एक्सिस। दूसरा 2py, दिस वन 2py along y एक्सिस के along, ये 2py ऑर्बिटल है। एंड 2pz ऑर्बिटल आप देख सकते हैं along z एक्सिस, आप ऐसा भी ले सकते हैं इसको, ये z एक्सिस के along है। तो यहाँ पर 1s 2s और 2p ऑर्बिटल्स ये शो किए गए हैं, उनका ओरिएंटेशन शो किया गया है। कुछ चीज़ें यहाँ पर साफ साफ कुछ एग्जाम्पल शो किए गए हैं। आपको बताया गया n का वैल्यू अगर बता दिया जाए तो आपको पता चल जाता था इलेक्ट्रॉन किस सेल में है। n के साथ l का वैल्यू बता दिया जाए, आपको पता चल जाता था उस सेल के किस सब सेल में है इलेक्ट्रॉन।
एन, एल और एम का वैल्यू भी अगर आपको साथ में बता दिया जाए, आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन उस सब सेल के किस ऑर्बिटल में है, यानी आप ऑर्बिटल लेवल तक पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रॉन को खोजते हुए। देखिए कुछ एग्जांपल, सपोज किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, इफ फॉर एन इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 0। n इक्वल्स टू 2 मीन्स इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में है, l सेल में। अब l सेल में दो सब सेल है, दैट इज s एंड p, 2s2p बोलते हो आप उनको, सेकेंड सेल के हैं इसलिए। तो किस में से है जिसके लिए l का वैल्यू 0 है, l का वैल्यू 0 मतलब 2s, कौन सा 2s, s सब सेल में, सेकेंड सेल के s सब सेल में। और s सब सेल में एकमात्र ऑर्बिटल होता है, दैट इज यहां पर क्या नाम देंगे, सेकेंड सेल का, इसलिए 2s ऑर्बिटल बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन किस में है, दैट इज इन 2s ऑर्बिटल, इस 2s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। क्लियर है? तो आपने क्या देखा, इफ फॉर एन इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 0, तो इलेक्ट्रॉन कहां है, नेचुरली 2s ऑर्बिटल में है। जैसे आपको बता दिया जाए कोई व्यक्ति इंडिया में रहता है तो आप इंडिया में खोजेंगे, इंडिया के छत्तीसगढ़ में रहता है, नेचुरली आप छत्तीसगढ़ में खोजेंगे, छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहता है, कहाँ खोजेंगे, रायपुर में, टंकी बिलासपुर में, कहाँ खोजेंगे, रायपुर में खोजेंगे नेचुरली। तो सेम वैसे ही अब आप तीसरे लेवल तक पहुंच गए, आपको पता चल गया इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, उस सेल के किस सब सेल में है, सब सेल के किस ऑर्बिटल में है। ये देखिए दूसरा एग्जांपल, इफ फॉर एन इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू 0। n इक्वल्स टू 2 मीन्स इलेक्ट्रॉन इज इन सेकेंड सेल, l सेल। l इक्वल्स टू 1 सेकेंड सेल के किस सब सेल में, p सब सेल में। p सब सेल के लिए क्या होता है, l का वैल्यू 1 आता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल के p सब सेल में, यानी 2p सब सेल में। अब p सब सेल में 3 ऑर्बिटल हैं, 2px along x एक्सिस है, 2py along y एक्सिस है, 2pz along z एक्सिस है, 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो उनमें से किन में है जिनके लिए l का वैल्यू, m का वैल्यू जिसके लिए 0 है, आपको बताया गया है m का वैल्यू 0 किसके लिए लेते हैं, pz के लिए लेते हैं। तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन 2pz ऑर्बिटल में है, किसमें है, 2pz ऑर्बिटल में। ये जो ऑर्बिटल है 2pz, इनमें से कहीं इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा। क्लियर है? ये देखिए एक तीसरा केस, इफ फॉर एन इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 3 थर्ड सेल, थर्ड सेल में 3 सब सेल हैं, 3s 3p 3d। l इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 2 मीन्स थर्ड सेल के d सब सेल में, दैट इज 3d में है इलेक्ट्रॉन। और m इक्वल्स टू +1, m इक्वल्स टू +1 किसके लिए हो सकता है, 3d के बाद आप देख सकते हैं किस ऑर्बिटल में, किसके किसके लिए +1 मिला था, एक मिला था dyz के लिए, या तो +1 हो सकता है या -1 हो सकता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे। पीछे देखिए, थोड़ा सा पीछे जाइए आप, ये देखिए, चूंकि m का वैल्यू +1 दिया है, या तो वो dyz में होगा या dxz में होगा, दोनों की पॉसिबिलिटी बनती है यहां पर। तो इस तरीके से आपको n, l और m का वैल्यू बता दिया जाए तो आप इलेक्ट्रॉन को खोजते हुए कहां तक पहुंच जाते हैं, ऑर्बिटल लेवल तक पहुंच जाते हैं। अब एक स्टेप दूर रह गए हैं इलेक्ट्रॉन से, दैट इज कौन सा इलेक्ट्रॉन है। याद रहे, आगे चल करके पढ़ेंगे कि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उनकी स्पिन अपोजिट होती है। एक की अगर स्पिन क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज अगर रोटेट हो रहा है, स्पिन कर रहा है, नॉट रोटेशन, स्पिन कर रहा है, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो यहां पर अगर s का वैल्यू बता दिया जाए तो आप इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाएंगे। आप कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी, आप वहां तक पहुंच जाएंगे, उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ स्पिन क्वांटम नंबर s, चौथे क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं। स्पिन क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन की दिशा को। क्लियर है? देखिए क्या लिखा है स्लाइड में, दिस क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। इट इज डिनोटेड बाई s, किससे डिनोट किया जाता है इसको, s से। सिंस इलेक्ट्रॉन्स कैन आइदर हैव क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, the spin quantum number s can have only 2 values, that is +12 for clockwise spin and -12 for anti-clockwise spin। आपको बताया गया कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन या तो क्लॉकवाइज हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। इस बेसिस पर s के केवल 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं, 2 वैल्यूज संभव है। पहले को हम बोलते हैं +12, किसके लिए देते हैं हम, क्लॉकवाइज स्पिन के लिए। और s का दूसरा वैल्यू होता है -12, किसके लिए देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए। ये देखिए
अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो उसके लिए s का वैल्यू कितना आता है, प्लस हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो s का वैल्यू क्या आता है, माइनस हाफ आता है। अगर आपको s का वैल्यू यानी NLM के साथ s का वैल्यू भी बता दिया जाए तो आप इलेक्ट्रॉन को खोजते खोजते इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाएंगे, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई कर लेंगे। देखिए आगे, ये देखिए आपसे एक केस बताया गया है फॉर एन इलेक्ट्रॉन। सपोज किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू 0 है, m का वैल्यू 0 है और s का वैल्यू प्लस हाफ है। आपसे पूछा जा रहा है किस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, किस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। याद रहे n का वैल्यू 2 दैट इज सेकेंड सेल में है, ये फिक्स हो गया। अब सेकेंड सेल में दो सब सेल होते हैं 2s2p, उनमें से किस में है जिसके लिए l का वैल्यू 0 है, l का वैल्यू 0 मतलब 2s सब सेल में है। और 2s सब सेल के किस ऑर्बिटल में है, 2s सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है दैट इज 2s ऑर्बिटल, तो 2s ऑर्बिटल में है और उस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक की स्पिन क्लॉकवाइज दूसरी की एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पिन क्लॉकवाइज है, तो इलेक्ट्रॉन ये देखिए आपको ये 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल का वह इलेक्ट्रॉन जिसकी स्पिन क्लॉकवाइज है, यानी ये इस इलेक्ट्रॉन की, सपोज ये दोनों इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में हैं तो इस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो अगर आपको n, l, m और s के वैल्यू बता दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का पूरा हो जाता है एड्रेस। जैसे आपको बता दिया जाए कोई व्यक्ति किस कंट्री में रहता है, किस स्टेट में रहता है, उस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में रहता है, डिस्ट्रिक्ट के किस टाउन में रहता है, टाउन के किस स्ट्रीट नंबर में रहता है, किस ब्लॉक नंबर में रहता है, किस रूम नंबर में रहता है, कौन सा व्यक्ति है, ये सारी बातें बता दिया जाए, आदमी का एड्रेस पूरा हो जाता है। सेम वैसे ही आपको बता दिया जाए इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, सेल के किस सब सेल में है, उस सब सेल के किस ऑर्बिटल में है और कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये सारी बातें ये चारों क्वांटम नंबर्स मिलकर बता देती हैं। एक और एग्जांपल देखिए, फॉर एन इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 2 दैट इज सेकेंड सेल का इलेक्ट्रॉन है, l इक्वल्स टू 1 सेकेंड सेल के किस सब सेल का है, p सब सेल का, 2p सब सेल का है, m इक्वल्स टू 0 मतलब कौन सा ऑर्बिटल, 2p सब सेल का 2pz ऑर्बिटल जो जेड डायरेक्शन में ओरिएंटेड है और साथ में s का वैल्यू प्लस हाफ, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन pz में है तो वह इलेक्ट्रॉन जिसकी स्पिन कैसी है, क्लॉकवाइज, जिसकी बात हो रही है। यही अगर माइनस हाफ होता तो इस इलेक्ट्रॉन की बात होती। क्लियर है? तो इस तरीके से n, l, m और s का वैल्यू आपको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एन इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू प्लस 1 एंड s इक्वल्स टू माइनस हाफ। ध्यान दीजिए n इक्वल्स टू 2 यानी इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में है, सेकेंड सेल के p सब सेल में, यहां पर हमने p सब सेल के px, py, pz को डिनोट कर दिया है, और m इक्वल्स टू प्लस 1 मतलब वह इलेक्ट्रॉन कहां है, प्लस 1, इट मींस या तो px में है या py में है। और कौन सा इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए s का वैल्यू माइनस हाफ है, अगर px के लिए आपने प्लस 1 ले लिया है सपोज तो इस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, और अगर py के लिए प्लस 1 लिया है तो इस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। लाइक दिस, ये यहां पर कन्वेंशनल है, हम इसको प्लस 1, 0, माइनस 1 ले लें क्रम से, या माइनस 1, 0, प्लस 1 ले लें, उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई हो जाएगा ऑर्बिटल। चलिए एक और केस, फॉर एन इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 3, इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में है, k, l, m कौन से सेल में है, m सेल में है, l इक्वल्स टू 2, m सेल के किस सब सेल में है, नेचुरली d सब सेल में है, 3d में है, और कौन से ऑर्बिटल में, m इक्वल्स टू प्लस 1, प्लस 1 है मीन्स या तो dyz में है या dxz में है। सपोज इसको हमने प्लस 1 ले लिया है तो किस में है, yz में है, और कौन सा इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पिन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब इस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। क्लियर है, ये इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से क्वांटम नंबर्स आपको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं। चलिए कुछ और केसेस देखते हैं। ये देखिए, इफ फॉर एन इलेक्ट्रॉन, इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन से क्वांटम नंबर का कौन सा सेट संभव नहीं है। देखिए कैसे पता करेंगे। इफ फॉर एन इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 2, m इक्वल्स टू प्लस 1, s इक्वल्स टू माइनस हाफ। याद रहे ये इलेक्ट्रॉन का रॉन्ग एड्रेस है। जैसे आपको कोई व्यक्ति आपको कोई एड्रेस दे रहा है, कोई व्यक्ति इंडिया में रहता है और इंडिया के
न्यूयॉर्क में रहता है। अब आपको साफ साफ मालूम है इंडिया में तो कहीं न्यूयॉर्क है ही नहीं है, एड्रेस गलत है। सेम वैसे ही आपको बोल दिया गया किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n इक्वल्स टू 2 और l इक्वल्स टू 2 है, तो n इक्वल्स टू 2 के लिए l का वैल्यू 2 हो ही नहीं सकता। n इक्वल्स टू 2 के लिए l का वैल्यू या तो 0 हो सकता है फॉर s सब सेल या 1 हो सकता है फॉर p सब सेल, क्योंकि सेकेंड सेल में केवल 2 सब सेल पाए जाते हैं। l इक्वल्स टू 2 का मतलब हुआ d सब सेल की बात हो रही है, जबकि सेकेंड सेल में d सब सेल पाया ही नहीं जाता, मींस एड्रेस गलत है। जैसे आपको बताया गया कोई व्यक्ति इंडिया में रहता है और इंडिया के न्यूयॉर्क में रहता है, रॉन्ग एड्रेस। तो ये पॉसिबल नहीं है, पहले स्टेप में गलती हो गई। ये सब हो सकते हैं बट यहीं पर n इक्वल्स टू 2 के लिए l का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, मींस दिस वन इज रॉन्ग एड्रेस। कई बार होता है लेटर पर लिखा रहता है इस टाइप के एड्रेस। चलिए एक और एग्जांपल देखिए रॉन्ग एड्रेस का। फॉर एन इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 2 हो सकता है, l इक्वल्स टू 1 2 के लिए 1 हो सकता है, पॉसिबल है। m इक्वल्स टू प्लस 2 यहां पर गलती हो गई। आपको बोला गया कोई व्यक्ति इंडिया में रहता है, इंडिया के इलाहाबाद में रहता है, थोड़ा अलग। कोई व्यक्ति इंडिया में रहता है, इंडिया के उत्तर प्रदेश में रहता है और उत्तर प्रदेश के रायपुर में रहता है, तो उत्तर प्रदेश में कोई रायपुर डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है, गलत हो गया। सेम वैसे ही यहां पर एड्रेस देखिए n इक्वल्स टू 2 सेकेंड सेल बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में हो सकता है, सेकेंड सेल के p सब सेल में हो सकता है, लेकिन p सब सेल के लिए m का वैल्यू +2 नहीं हो सकता। तो नेचुरली यहां थर्ड स्टेप में आंसर, थर्ड स्टेप में एड्रेस गलत हो गया। ये एड्रेस कैसा है, गलत है। तो इस टाइप की चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। आपको चेक करना पड़ता है कि क्वांटम नंबर का कौन सा सेट संभव नहीं है। क्लियर है? तो आज आपने देखा कि क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं, आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, सेल के किस सब सेल में है, सब सेल के किस ऑर्बिटल में है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, लाइक दिस। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू।